Hello everyone, welcome to Learning with Excellence. My name is नितिन कुमार और ये वीडियो मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। आज का टॉपिक हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत। हम जब भी इतिहास पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब भी हम इतिहास की पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलती है जो कि आज ही नहीं, आज से लगभग 5,000 साल पहले घटी है, लगभग 6,000 साल पहले घटी है। तो फिर हमारे मस्तिष्क में ये सवाल आता है कि आज से ये 5,000 साल पहले जो घटना घटी थी, वो हम आज कैसे जान पाए हैं। इतिहासकार इन विषयों का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। आज से 5,000 साल पहले लोगों का रहन सहन कैसा था, लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह से अपनी जीवन जीते थे, ये इतिहासकार को किस तरह पता चलता है। उनको इन विषयों को जानने का आधार क्या है। तो इन्हीं बातों पे आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। यह इस टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए मैंने रेफरेंस बुक के रूप में क्लास 6 की एनसीईआरटी ली है। इस जिसका पहला चैप्टर है व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, यानी कि क्या, कैसे, कहाँ और कब। ये वीडियो मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। हम इतिहास जब भी पढ़ते हैं, इतिहास कोई ईस्वी ईस्वी को पढ़ना नहीं है कि ये युद्ध इस समय हुआ, ये राजा इस समय बने और यहाँ से यहाँ तक इन राजा का शासन था। इतिहास ये बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इतिहास को सही तरीके से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इतिहास को पढ़ने में हमें एक विचार जो होता है, हमें एक दिमाग की आवश्यकता होती है। हम उसे सोचने का विषय होता है। ये बेसिकली हम इस पर बहुत ही व्यापक रूप में सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो हम इतिहास को पढ़ने में हम काफ़ी रुचि हमें पैदा हो सकती है। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिससे कि हम इस आगे जो भी पढ़ें उस पर हम विचार करते रहें धीरे धीरे। इसमें पहला प्रश्न ये है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए, आज कल क्या घटना घटी हमारे देश में या फिर दुनिया के किसी जगह पे, वो हम न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ के हम जान लेते हैं। आज से 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले क्या हुए थे, ये भी हम किसी न किसी व्यक्ति से पूछकर या फिर जो उस समय थे या फिर जो उस समय का न्यूज़ था, हम उसे देखकर समझ सकते हैं। लेकिन आज से 5,000 साल पहले, आज से 10,000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता में, मौर्य काल में, गुप्ताज पीरियड में, उसके साथ उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, महाजनपद काल में क्या हुआ था। उस समय की लोगों के जीवन शैली क्या थे, इस चीज़ को हम कैसे जान सकते हैं। साथ ही हम उस समय के किन किन बातों को हम जान सकते हैं। क्या हम वो लोग क्या पहनते थे वो जान सकते हैं। उन लोगों का रहन सहन कैसा था हम जान सकते हैं। क्या क्या उन लोगों की संस्कृति कैसी थी। उन उन लोगों ने उन लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से चलता था, वो लोग किस प्रकार शासन करते थे। खुद में एक जो समाज होता है, समाज में बहुत सारी क्रियाएं होती है, उन चीज़ों को उस समय के लोग कैसे करते थे। क्या हम इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे कि क्या क्या हम जान सकते हैं। इसी में हमारा दूसरा प्रश्न होता है कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अगर हम उन चीज़ों को जानते हैं कि वो लोग कैसे कपड़ा पहनते थे, क्या कपड़ा पहनते थे, उन लोगों की संस्कृति क्या थी, उन लोगों का रहन सहन कैसा था, उन लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, अगर हम इन बातों को जाना जा सकता है तो उन बातों को हम कैसे जान सकते हैं। क्या आधार होगा उन बातों को जानने का, इसे भी हम इस अध्याय में देखेंगे। और इसका तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इतिहासकार इतिहास की रचना कैसे करते हैं। जब हम देखते हैं, किसी बुक को पढ़ते हैं, तो हम उस बुक में सभी जो चर्चाएं की होती है, जो उन काल की, जैसे गुप्ताज काल की, मौर्य काल की, हड़प्पा सभ्यता की, उन चीज़ों को लिखने का आधार क्या है। इतिहासकार किन किन चीज़ों को आधार बनाकर अपने इतिहास के विषय को लिखते हैं। तो इन सभी प्रश्नों की चर्चा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास हम अपने इस अध्याय में करेंगे। यह अध्याय क्लास 6
के एक बेसिक एनसीईआरटी की बुक है, लेकिन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसे मैं काफ़ी आपको विस्तार से समझाऊंगा। ये किताब से तो लिया ही गया है, साथ ही साथ सिक्स्थ एनसीईआरटी से अलग हटकर भी हम काफ़ी चीज़ों को पढ़ेंगे इस अध्याय में। इस अध्याय अब देखते हैं कि इस अध्याय को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। देखिए, हम जब भी कोई काम करते हैं, अगर हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट होता है तो हम उन चीज़ों को बेहतर ढंग से कर पाते हैं। अगर हम इस अध्याय को पढ़ने का उद्देश्य हमें पता हो तो हम इस अध्याय को आगे जो भी पढ़ेंगे उसे हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं, उस पर चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस अध्याय को पढ़ने का उद्देश्य विद्यार्थियों को अतीत के बारे में जानने की प्रक्रिया तथा इतिहास के विभिन्न स्रोतों के महत्व को समझाना है। कि इतिहास अतीत के बारे में किन प्रक्रिया के तहत हम जानते हैं, किन प्रक्रिया क्या प्रक्रिया है जिससे हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे इतिहास के स्रोत हैं उसके क्या महत्व है इतिहास लेखन में। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य हो गया। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसी तरह हमारा जो अगला ये है कि टाइप्स ऑफ सोर्सेज, कि इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो हम मुख्य रूप से इसे हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, जिसमें पहला हमारा है पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और दूसरा भाग है हमारा साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेरी सोर्सेज। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, तो अब हम इस पहले पे हम देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, खुदाई के दौरान प्राप्त वे पुरानी वस्तुएं जिनसे कि इतिहास की रचना में सहायता मिलती है। खुदाई के दौरान क्या, वो पुरानी वस्तुएं जिनसे कि इतिहास की रचना में सहायता मिलती है। क्या मिलती है? इतिहास की रचना में सहायता मिलती है, वे हमारे पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम चार चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है अभिलेख एडिक्ट्स, दूसरा है सिक्के यानी कि क्वाइंस, तीसरा है स्मारक यानी कि मॉन्यूमेंट्स, और चौथा है मूर्तियाँ यानी कि स्कल्पचर। ठीक है, तो इन अब हम एक एक करके इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इन पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हम इतिहास की रचना किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सिक्कों पे चर्चा करते हैं कि सिक्के क्या होते हैं, कॉइन्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ कॉइन्स की सहायता से हम इतिहास की रचना कैसे करेंगे। देखिए, सिक्के, जब भी हम किसी अर्थव्यवस्था का संचालन करना चाहते हैं तो हम उसे दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली होता है, और दूसरा होता है सिक्कों के आधार पर यानी कि कॉइन्स के आधार पर और मुद्राओं के आधार पर हम उस समय की अर्थव्यवस्था का संचालन कर सकते हैं। तो जब वस्तु विनिमय प्रणाली होती है तो उसमें हम एक वस्तु जो हमारे पास है वो वस्तु को हम दूसरे को देकर उनसे दूसरी वस्तुएं हम लेते हैं। तो ये प्रक्रिया थोड़ा जटिल हो जाता है, और इसमें जो है ना इस प्रक्रिया में कठिनाई महसूस होती है। तो इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हम सिक्कों का या फिर क्वाइंस और मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसका एक फेस वैल्यू होता है और उस वैल्यू के आधार पर हम चीज़ों को खरीद बेच सकते हैं, यानी कि विनिमय कर सकते हैं, चीज़ों का विनिमय कर सकते हैं। तो सिक्के, जब भी हम तो सिक्के सिर्फ आज की तो बात है नहीं कि हम आज, सॉरी एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, तो सिक्कों के आधार पर हम क्या क्या देख सकते हैं, इसे पढ़ते हैं कि जब हम सिक्कों की सहायता से हम किसी समय काल के किसी राज्य की जो राजवंशावली, उस राज्य का धर्म स्वरूप, उस राज्य की कला संस्कृति, उस राज्य का सीमा क्षेत्र तथा उसकी जो अर्थव्यवस्था किस तरह की थी, हम इन चीज़ों का अध्ययन हम सिक्कों की सहायता से कर सकते हैं। तो अब हम समझने का ये प्रयास करते हैं हम सिक्कों की सहायता से इन चीज़ों का अध्ययन किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, जब हम किसी सिक्कों को देखते हैं तो उस पर कुछ चित्र बने होते हैं। जैसे कि अगर हम प्राचीन काल के जैसे गुप्ताज पीरियड के या फिर मौर्याज पीरियड की या फिर इसी तरह के अन्य सिक्कों के का अध्ययन करते हैं तो उस पर हम देखते हैं कि राजाओं का चित्र बना होता है। तो उन राजाओं के चित्र के आधार पर हम उस राज्य की वंशावली का अध्ययन कर पाते हैं। इसी प्रकार
किसी किसी सिक्कों पे उस समय के धर्म स्वरूप यानी कि उस समय की देवी देवताओं के चित्र भी अंकित होते हैं। अतः हमसे ये पता चलता है कि उस राज्य में किस धर्म को आश्रय दिया जाता था, यानी कि धर्म किस धर्म को आश्रय दिया जाता, जैसे कि अगर कहीं बौद्ध बौद्ध धर्म को ये दिया गया है या फिर कहीं हिंदू धर्म को दिया गया है, तो हम सिक्कों पे उस अंकित चित्र की सहायता से हम इन चीज़ों का अध्ययन इन चीज़ों को जान सकते हैं। इसी प्रकार हमारे कला और संस्कृति को भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि गुप्ताज पीरियड यानी कि समुद्रगुप्त, जब हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त सिक्कों पे वीणा बजाते हुए उनकी चित्र अंकित है, अतः हम इससे ये समझते हैं कि समुद्रगुप्त की रुचि क्या था। समुद्रगुप्त रुचि कला में अधिक था, यानी संगीत में था। वो वीणा बजाना पसंद करते थे। इसी प्रकार हम वो सिक्के राज्य के किन किन क्षेत्रों यानी कि किन किन जगहों पर से प्राप्त हुए हैं। जब हम खुदाई के दौरान सिक्कों को प्राप्त करते हैं तो कौन कौन से ऐसे जगह थे जहाँ से उन सिक्कों को प्राप्त किया गया। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इन क्षेत्रों में यानी कि ये इन क्षेत्रों पे गुप्ताज पीरियड में यानी गुप्ता साम्राज्य स्थापित था। अतः उनका सीमा क्षेत्र हमें पता चल सकता है। इसके साथ ही साथ हमें एक चीज़ और पता चलती है इनसे, अगर हमें इस काल का सिक्का यानी कि अगर हम उदाहरण के रूप में गुप्ताज पीरियड को लें, तो गुप्ताज पीरियड के सिक्के बाकी अन्य किन किन जगहों से प्राप्त हुए हैं, अन्य किन राज्यों से प्राप्त हुए हैं, तो अतः हम उससे किन किन देशों से प्राप्त हुए हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि उनका उनसे व्यापारिक संबंध होता होगा, उनका उनसे व्यापार होता होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनका जो है ना व्यापार किन कहाँ से होता था, उनका क्या राज्य सीमा क्षेत्र है, साथ ही साथ उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। देखिए, अर्थव्यवस्था को जानने के लिए हमें दो आधार प्राप्त होते हैं। पहला कि सिक्कों की गुणवत्ता कैसी है, किन धातुओं का प्रयोग सिक्कों को बनाने में किया गया है, और साथ ही दूसरा कि सिक्कों की मात्रा यानी कि उनका जो मात्रा है वो कितना प्राप्त हुआ है। जब हम इन दोनों आधारों को देखते हैं तो हम इससे उनकी अर्थव्यवस्था जानने में काफ़ी हद तक संभव हो पाता है। जैसे कि मान लीजिए कि गुप्ताज पीरियड में बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं, सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो अतः इस आधार पर हम ऐसा कहते हैं कि गुप्ताज पीरियड स्वर्ण काल था। क्या था? स्वर्ण काल था, यानी कि उस समय की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सुदृढ़ थी। और इसी प्रकार जब हम गुप्ताज के बाद यानी पोस्ट गुप्ताज पीरियड में जाते हैं, गुप्तोत्तर काल में जाते हैं, तो सिक्कों की गुणवत्ता तथा सिक्कों की संख्या में कमी हमें देखी जाती है, कमी देखी गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुप्ताज पीरियड के बाद क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई तथा सिक्कों की सहायता से इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम पता लगा सकते हैं। और ये चीज़ें हमें इतिहास लिखने में काफ़ी सहायता करती है। अब हम देखते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं तथा अभिलेख की सहायता से हम इतिहास के किन पक्षों पर प्रकाश डाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अभिलेख होते क्या हैं? पहला प्रश्न ये उठता है कि अभिलेख होते क्या हैं। देखिए, अभिलेख वो होते हैं जब जैसे कि आप हम इसको एक अशोक के उदाहरण से समझेंगे कि अशोका जो थे उनके समय के सबसे अधिक अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। तो अशोक करते क्या थे? अशोक के जो भी विचार होते थे, अशोक के समय की जो भी उनकी जो भी नीतियाँ होती थी, अगर उन्हें जनता तक जो भी न्यूज़ पहुंचाना होता था, जो भी समाचार भेजना होता था, वो अभिलेख की सहायता से वो भेजते थे। यानी अभिलेख यानी एक किसी पत्थर के टुकड़े पे या फिर किसी ठोस किसी वस्तु पे वो समाचार को खुदवाते थे, वो नीतियों को खुदवाते थे और उसे जनता के लिए रखा जाता था, जिससे जनता उसे पढ़ के और वो समझ पाते थे। अतः हमें अभिलेख पे लिखी गई इन चीज़ों की सहायता से उस समय की बहुत सारे पक्षों, उस समय के बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों पे हमें समझने में सहायता मिलती है। हम समझ सकते हैं कि उनके कार्यकाल क्या थे। अगर हम अशोका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो कब से उनका जो है ना कब तक प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ वो अपने युद्ध के परिणाम, युद्ध की नीतियाँ भी इन अभिलेखों की सहायता से खुदवा के रखते थे। अतः हम अभिलेख की सहायता से राज्य की नीति, कार्यकाल, प्रभाव क्षेत्र, युद्ध का परिणाम इत्यादि महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसी में देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में। जैसे कि इसमें पहला है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख।
हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख इत्यादि ये सभी महत्वपूर्ण अभिलेख है जिनकी चर्चा हम बाद के कक्षा में, जिनके बाद के लेसन में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मेरा उद्देश्य सिर्फ ये समझाना है कि अभिलेख की सहायता से हम इतिहास किस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम आगे की कक्षा में देखेंगे कि इन अभिलेखों की सहायता से हम किस काल का इतिहास जान सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभिलेख में इतना। इसमें अब देखते हैं अगला, मूर्तियाँ और स्मारक। मूर्तियों तथा स्मारक की सहायता से हम किन चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मूर्तियाँ बेसिकली जो उस समय की कला और संस्कृति होती है उसका एक काफ़ी हमें आइडिया देता है कि उस समय की कला और संस्कृति कैसी थी, लोग किस तरह की मूर्तियाँ बनाना पसंद करते थे, मूर्तियों का जो है उत्कृष्टता का जो स्तर था वो कहाँ तक था। अतः इसकी सहायता से उस समय की सांस्कृतिक तथा कला का उन लोगों में कितना ज्ञान था उसका आधार हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें स्मारक मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स की सहायता से हम उस समय के स्थापत्य कला का पता लगा सकते हैं कि उस समय स्थापत्य कला का स्तर क्या था। जैसे कि आप बहुत सारे मुग़ल काल में देखेंगे कि शाहजहाँ के समय में स्थापत्य कला का विस्तार काफ़ी हो गया था, यानी उसमें की स्थापत्य कला का स्तर काफ़ी ऊंचा था। उसी के बाद जब औरंगजेब के समय की स्थापत्य कला यानी मॉन्यूमेंट्स का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके जो स्तर में जो है गिरावट आ गई। स्थापत्य कला की जो ये थी गुणवत्ता थी उसमें गिरावट आ गई। तथा हम मूर्तियों तथा स्मारक की सहायता से किसी भी राज्य की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयों से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, उस समय की अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेरी सोर्सेज। साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? देखिए, जब हम किसी समय काल में देखते हैं तो उस समय को बहुत सारे ऐसे विद्वान होते हैं जो उस समय के घटनाक्रम को, उस समय की स्थिति को लिखते हैं, साहित्य का रूप देते हैं। तो हम इन साहित्यों की सहायता से हम इतिहास, उस समय की व्यवस्थाओं को समझ सकते हैं। देखिए, साहित्य के अंतर्गत हम 4 साहित्यों को देखेंगे, 4 प्रकार के साहित्य को देखेंगे। तो कौन कौन से ये साहित्य हैं? जिसमें पहला है धार्मिक साहित्य। क्या? धार्मिक साहित्य यानी कि रिलीजियस लिटरेचर। दूसरा है गैर धार्मिक साहित्य यानी कि नॉन रिलीजियस लिटरेचर। और तीसरा है क्षेत्रीय साहित्य, रीजनल लिटरेचर। और चौथा है विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। अब पहला हम देखते हैं कि धार्मिक साहित्य क्या होते हैं यानी कि रिलीजियस लिटरेचर क्या होते हैं। तो रिलीजियस लिटरेचर यानी धार्मिक व्यक्तियों द्वारा, यानी धर्म से संबंधित व्यक्तियों द्वारा और धार्मिक मामलों पर लिखे गए पुस्तक को हम धार्मिक साहित्य बोलते हैं। इसके अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ आते हैं। देखिए, ये जो साहित्य हैं, जो धार्मिक साहित्य हैं, इनकी सहायता से हम किसी भी काल के सभी सामाजिक तथा आर्थिक पक्षों को हम समझ सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक समस्या ये है कि इसमें हमको काल निर्धारण यानी कि उसमें के समय काल को समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि वो स्पष्ट नहीं होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि वेद लिखा गया है, हमें पता है कि वो ऋग्वेदिक काल में और उत्तर वैदिक काल, 2 काल हैं। ऋग्वेदिक काल में हमारा ऋग्वेद लिखा गया, इसके बाद उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद लिखा गया। लेकिन इस ऋग्वेद के लिखने का काल क्या था, ये हमें स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त होती है। कुछ विद्वान इसे बहुत ही पुराना यानी कि आज से 4000 ईसा पूर्व बताते हैं, कुछ 3000 ईसा पूर्व बताते हैं, कुछ 1500 ईसा पूर्व बताते हैं। एक जो मॉडरेट रूप में लिया गया है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेदिक काल को, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल, ये हमारा लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि वेद की सहायता से हम क्या। तो देखिए, प्रारंभिक वेद यानी कि जब हम ऋग्वेद की चर्चा करें तो ऋग्वेद में हम प्रारंभिक आर्य जो लोग थे उनके जीवन शैली की हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उनका रहन सहन कैसा था, वो उनका आर्थिक आधार क्या था, वो उनका जो रहने का आधार था, यानी कि वो खेती करते थे या नहीं,
व्यापार करते थे, यानी शहरी जीवन था या ग्रामीण जीवन था। तो इन चीज़ों की जानकारी हमें ऋग्वेदिक काल में प्रारंभिक आर्य के जीवन के प्राप्त होता है। इसी के साथ जब हम उत्तर वैदिक काल में बढ़ते हैं यानी अन्य वेदों को देखते हैं, तो किस प्रकार ऋग्वेदिक काल से उत्तर वैदिक काल आते आते समाज में परिवर्तन हुआ, लोग महिलाओं की स्थिति में किस प्रकार परिवर्तन हुआ, किस प्रकार कर्मकांड हमारे समाज में आ गए, ठीक है, साहित्य का विकास कैसे हुआ। तो इन चीज़ों की जानकारी हमें इसकी सहायता से, इसी प्रकार उपनिषद, रामायण, महाभारत, इन चीज़ों से भी हमें इन बातों की जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, इनकी सहायता से भी हम बौद्ध काल तथा जैन काल के बहुत सारे पहलुओं पर जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन शैली की जानकारी हमें धार्मिक साहित्य से प्राप्त होती है। अब देखते हैं गैर धार्मिक साहित्य क्या होता है, यानी कि नॉन रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है। देखिए, नॉन रिलीजियस लिटरेचर वो लिटरेचर होते हैं जो कि धार्मिक मामलों से हटकर, यानी कि धार्मिक इसका आधार नहीं होता है बल्कि इसका आधार राजनीतिक होता है। राजनीतिक कहने का मतलब किसी भी राज्य में वहाँ पर कुछ विद्वान होते हैं जो कि राज्यों द्वारा आश्रय प्रदान किया जाता है, साथ ही वो खुद में भी कुछ बुक लिखते हैं, यानी साहित्य लिखते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में मौर्य काल के समय में जो उनके प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य, उनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई। तो अर्थशास्त्र में हम मौर्य काल के राजनीतिक मामलों, राजनीतिक जो उनका ये था, नीतियाँ थी, उसे हम समझ सकते हैं। तो ये हमारा गैर धार्मिक साहित्य हो गया, यानी कि धार्मिक मामला नहीं बल्कि राज्य का मामला हो। इसी प्रकार अष्टाध्यायी, मुद्राराक्षस, पतंजलि का महाभाष्य, अनेकों इस प्रकार के ग्रंथ हैं जो कि गैर धार्मिक साहित्य में आते हैं। इसे भी हम आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो अब तीसरा जो है हमारा क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य मुख्यतः क्षेत्र विशेष पे लिखा जाता है, क्षेत्र विशेष में लिखा जाने वाला साहित्य होता है तथा इससे हमें उस क्षेत्र के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि इसका सबसे एक अच्छा उदाहरण कल्हड़ की राजतरंगिणी है। यह इतिहास की दृष्टि से लिखा गया सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना हमारे काल निर्धारण की समस्या नहीं है। इसी प्रकार रासमाला, पृथ्वीराज रासो इत्यादि अनेकों क्षेत्रीय साहित्य हैं जिनकी सहायता से हम इतिहास को समझने का प्रयास कर सकते हैं, इतिहास को जीने का प्रयास कर सकते हैं। आइए हम चौथा देखते हैं कि विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, उसकी सहायता क्या है, उसकी सहायता से हम कैसे इतिहास को समझ सकते हैं। देखिए, जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो बहुत सारे विदेशी हमारे यहाँ विभिन्न उद्देश्यों से आते थे। कुछ अध्ययन करने आते थे, कुछ राज्यों में राजाओं के पास किसी अन्य देश के राजदूत के रूप में आते थे। अतः वे अपने अनुभव जो उन्होंने यहाँ आके देखा, यहाँ में के समाज में क्या हो रहा था, यहाँ का राजा किस तरह से शासन करते थे, उनकी नीतियाँ क्या थी, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ के तो इन चीज़ों, अपने जो वो अनुभव है वो अपने ग्रंथ यानी अपने साहित्य की सहायता से लिखे, जिन्हें यात्रा वृत्तांत हम लोग बोलते हैं। तो उसकी सहायता से हम इतिहास की बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आज हमने समझने का प्रयास किया कि जो हम इतिहास की रचना करते हैं, इतिहास की पुस्तकों में लिखे हुए पाते हैं, वो आते कहाँ से हैं, उनका आधार क्या है, किन स्रोत के आधार पर वो लिखा जाता है। इन्हीं चीज़ों का विस्तार हम आगे भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दिस इज़ लर्निंग विथ एक्सीलेंस। आज थैंक यू।